नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को लेकर बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट में 9 नए जजों की नियुक्ति पक्की। कॉलेजियम के प्रस्ताव पर सरकार ने लगाई मुहर। अब राष्ट्रपति की तरफ से वारंट जारी होना है बाकी, अगले हफ्ते तक हो जाएगी 9 नए जजों की नियुक्ति। 9 नए जजों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। गुजरात के सीजे विक्रमनाथ, कर्नाटक के सीजे एएस ओका, तेलंगाना के सीजे हिमा कोहली, सिक्किम के सीजे जेके माहेश्वरी, कर्नाटक के जज बीवी नागरत्न, मद्रास के एमएम सुंदरेश, केरल के सीटी रवि कुमार, गुजरात की बेला एम त्रिवेदी, सीनियर एडवोकेट बीएस नरसिंगा बनेंगे सुप्रीम कोर्ट जज। सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल 35 पदों पर नियुक्त है 24 जज। अगले हफ्ते तक 9 खाली पद भरने की पूरी संभावना यहां पर जताई जा रही है। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में 9 नए जजों की नियुक्ति जो है वो पक्की है। कॉलेजियम के प्रस्ताव पर सरकार ने मुहर लगाई है। अब राष्ट्रपति की तरफ से वारंट जारी होना जो है वो बाकी है। अगले हफ्ते तक 9 नए जजों की जो है नियुक्ति हो जाएगी। इन 9 नए जजों में 3 महिलाएं जो हैं वो शामिल है। गुजरात के सीजे विक्रमनाथ, कर्नाटक के सीजे एएस ओका, तेलंगाना के सीजे हिमा कोहली, सिक्किम के सीजे जेके माहेश्वरी, कर्नाटक के जज बीवी नागरत्न, मद्रास के एमएम सुंदरेश, केरल के सीटी रवि कुमार, गुजरात की बेला एम त्रिवेदी, सीनियर एडवोकेट बीएस नरसिंगा बनेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज। सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल 35 पदों पर नियुक्त है 24 जज। अगले हफ्ते तक 9 खाली पद भरने की पूरी संभावना है। तो अगले हफ्ते तक 9 खाली पद जो हैं उनकी पूरे भरने की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल 35 पदों पर 24 जज जो हैं वो नियुक्त हैं। तो ऐसे में तमाम अहम नाम सामने आ रहे हैं और साथ ही बड़ी खबर भी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को लेकर के यहाँ पर ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में 9 नए जजों की नियुक्ति अब पक्की समझना होगा क्योंकि कॉलेजियम के प्रस्ताव पर सरकार ने मुहर लगाई है। अब राष्ट्रपति की तरफ से वारंट जारी होना जो है वो बाकी है। सिर्फ अब राष्ट्रपति की तरफ से वारंट जारी होगा और उसके बाद ये पूरी बात पर हम कह सकते हैं कि मुहर लग जाएगी। अगले हफ्ते तक 9 नए जजों की नियुक्ति हो जाएगी। इन 9 नए जजों में 3 महिलाएं भी शामिल है। तो ये बेहद अहम खबर है कि जिस तरीके से महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही, तो ऐसे में 9 नए जजों में 3 महिलाएं भी जो हैं वो शामिल है। गुजरात के सीजे विक्रमनाथ इसमें शामिल है, कर्नाटक के सीजे एएस ओका इसमें शामिल है, तेलंगाना के सीजे हिमा कोहली इसमें है, तो वहीं सिक्किम के सीजे जेके माहेश्वरी भी है। तो वहीं कर्नाटक के जज बीवी नागरत्न, मद्रास के एमएम सुंदरेश इसमें है, केरल के सीटी रवि कुमार है, तो वहीं गुजरात की बेला एम त्रिवेदी इसमें है। सीनियर एडवोकेट बीएस नरसिंगा भी बनेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज। तो ये भी एक अहम नाम की सीनियर एडवोकेट बीएस नरसिंगा भी सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे। तो वहीं एक और अहम खबर ये भी सामने आ रही है कि कांग्रेस की तीनों राज्यों में टेंशन बढ़ी है क्योंकि देश में कांग्रेस के सिर्फ 3 मुख्यमंत्री, लेकिन इन तीनों राज्यों में सरकार और संगठन का संकट। छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान में नहीं सुलझ रहा मसला। सोनिया, राहुल, प्रियंका प्रभारी और कमेटी तक कर रहे मंत्रणा वो करते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि कब होगा पटाक्षेप। छत्तीसगढ़ में बघेल और टीएस सिंहदेव का झगड़ा पहुंचा दिल्ली तक। उधर पंजाब में कैप्टन और सिद्धू के बीच टसल नहीं छिपी किसी से। दूसरी ओर राजस्थान का भी मसला कब सुलझेगा, इसको लेकर भी प्रश्न चिन्ह है। तो तमाम अहम सवाल है और साथ ही ये लगातार कहा जा रहा है कि जो टेंशन है वो कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। लगातार बगावत के जो सुर है वो तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के जो तीनों राज्य हैं उसमें टेंशन बढ़ी हुई सी नजर आ रही है। देश में कांग्रेस के सिर्फ 3 मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इन तीनों राज्यों में सरकार और संगठन का संकट नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ की चाहे हम बात करें, पंजाब की बात करें या फिर राजस्थान की, इन तीनों में ही जो ये मसला जो है वो सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पेच कहीं ना कहीं फंसा हुआ सा रह जाता है। तो वहीं सोनिया, राहुल, प्रियंका प्रभारी और कमेटी तक मंत्रणा जो है वो करते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि कब पटाक्षेप होगा। मंत्रणाओं का दौर लगातार जारी है, चर्चाओं का दौर लगातार जारी है, पर ये कोई नहीं जानता कि कब पटाक्षेप होगा, कब ये तस्वीर साफ होगी और किस तरीके से ये फॉर्मूला तय किया जाए कि जो ठेस से या कहें कि जो टसल लगातार जारी है वो कम हो। तो वहीं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में बघेल और टीएस सिंहदेव का झगड़ा दिल्ली तक पहुंचा है। उधर पंजाब में कैप्टन और सिद्धू के बीच टसल नहीं छिपी किसी से। दूसरी ओर राजस्थान का भी मसला कब सुलझेगा, इसको लेकर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह है।
तो राजस्थान का भी मसला कब सुलझेगा, इसका भी लगातार सभी को इंतजार है। लगातार कई दौरे भी होते हैं, कई मंत्रणाएं भी होती है, कई चर्चाएं भी होती है, पर इंतजार सभी को यह है कि कब तस्वीर साफ होगी। रावत खुद लड़ेंगे या झगड़ा सुलझाएंगे? अगले साल पंजाब और उत्तराखंड में एक साथ होने हैं चुनाव, लेकिन उत्तराखंड के कद्दावर नेता अभी भी उलझे हैं पंजाब में। कुछ दिन पहले उत्तराखंड के चुनाव अभियान समिति का बनाया गया था अध्यक्ष, इसके बावजूद पंजाब कांग्रेस प्रभारी के पद से नहीं किया मुक्त। ऐसे में उत्तराखंड पर ध्यान देने की बजाय सुलटा रहे हैं पंजाब कांग्रेस का झगड़ा। अगर ये मसला और ये मामला सुलझ भी जाता है तो आगे क्या होगा? क्या पंजाब चुनाव की तैयारी, टिकटों का बंटवारा, प्रचार की रणनीति रावत उत्तराखंड में बैठकर बनाएंगे? यदि उत्तराखंड का जिम्मा रावत पर है तो उन्हें पंजाब से कर देना चाहिए मुक्त और पंजाब में नियुक्त करना चाहिए नया प्रभारी। लेकिन हाल फिलहाल में आला कमान नहीं दिख रहा ऐसे किसी भी मूड में, तो ऐसे में दो अहम जिम्मेदारी उनको दी गई है। पर अब बात और सवाल यही कि फोकस किस और रखा जाए, क्योंकि रावत खुद लड़ेंगे या झगड़ा सुलझाएंगे? ये बेहद अहम सवाल, क्योंकि अगले साल पंजाब और उत्तराखंड में एक साथ चुनाव होने हैं, लेकिन उत्तराखंड के कद्दावर नेता अभी भी उलझे हैं पंजाब में। कुछ दिन पहले उत्तराखंड के चुनाव अभियान समिति का उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था, इसके बावजूद पंजाब कांग्रेस प्रभारी के पद से मुक्त उन्हें नहीं किया गया। ऐसे में उत्तराखंड पर ध्यान देने के बजाय वो सुलटा रहे हैं पंजाब कांग्रेस का झगड़ा। अगर यह मामला सुलझ भी जाता है तो आगे क्या होगा? ये सबसे अहम सवाल कि अगर ये मामला सुलझता है तो आगे क्या होगा, आगे क्या तस्वीर साफ होगी? क्या पंजाब चुनाव की तैयारी, टिकटों का बंटवारा, प्रचार की रणनीति रावत उत्तराखंड में बैठकर बनाएंगे? यदि उत्तराखंड का जिम्मा रावत पर है तो उन्हें पंजाब से कर देना चाहिए मुक्त और पंजाब में नियुक्त करना चाहिए नया प्रभारी। लेकिन हाल फिलहाल में आला कमान नहीं दिख रहा ऐसे किसी भी मूड में। गुजरात पर कब फोकस करेगी कांग्रेस? ये बेहद अहम सवाल कि आखिर गुजरात पर कांग्रेस कब फोकस करेगी? पिछले 2 साल से अटका हुआ है गुजरात का फैसला। 2 साल से बिना प्रदेश कमेटी के हाशिए पर कांग्रेस। प्रदेश कमेटी का अभाव दिख चुका स्थानीय निकाय चुनाव में। मार्च में स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन था बेहद निराशाजनक। प्रदेशाध्यक्ष अमित चावड़ा और परेश धनानी ने इस्तीफा भेजा था आलाकमान को, लेकिन 5 माह होने के बावजूद आलाकमान नहीं ले सका फैसला। गुजरात में राहुल गांधी ने किया था पहली बार प्रयोग, तमाम पुराने नेताओं को छोड़कर बनाई थी नए नेताओं की टीम, लेकिन राहुल का ये प्रयोग रहा था बुरी तरह से फेल। अब अगले साल होने वाले चुनाव से पहले कांग्रेस के पास नहीं कोई रणनीति। अब ऐसे में बेहद अहम सवाल ये है कि आखिर गुजरात में क्या रणनीति बनाई जाए? क्या गुजरात पर कांग्रेस जो है वो फोकस करेगी, और करेगी तो कब करेगी? ये बेहद अहम सवाल कि आखिर कब फोकस किया जाएगा गुजरात पर, क्योंकि पिछले 2 साल से गुजरात का जो फैसला है वो अटका हुआ है। 2 साल से बिना प्रदेश कमेटी के हाशिए पर कांग्रेस चल रही है। प्रदेश कमेटी का अभाव दिख चुका है स्थानीय निकाय चुनाव में, और जिस तरीके से स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन रहा वो काफी ज्यादा निराशाजनक रहा, क्योंकि आपको बता दें मार्च में स्थानीय निकाय चुनाव हुए थे और इस दौरान जो कांग्रेस का प्रदर्शन रहा वो बेहद निराशाजनक रहा। प्रदेशाध्यक्ष अमित चावड़ा और परेश धनानी ने इस्तीफा भेजा था आलाकमान को, लेकिन 5 माह होने के बावजूद आलाकमान नहीं ले सका कोई फैसला। 5 माह पूरे हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी आलाकमान की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया गया। गुजरात में राहुल गांधी ने किया था पहली बार प्रयोग, तमाम पुराने नेताओं को छोड़कर बनाई थी नए नेताओं की टीम, लेकिन राहुल का ये प्रयोग रहा था बुरी तरह फेल। तमाम पुराने नेताओं को छोड़ दिया गया था और नए नेताओं के साथ नई टीम बनाई गई थी, लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट था पूरी तरीके से और बुरी तरीके से फेल होता हुआ यहाँ पर नजर आया। अब अगले साल होने वाले चुनाव से पहले कांग्रेस के पास कोई रणनीति नहीं है। अगले साल चुनाव होने हैं, पर उससे पहले कांग्रेस के पास अभी तक कोई भी रणनीति ऐसी नहीं है जिससे इस चुनाव पर विजय पाई जा सके। उद्धव बनाम राणे विवाद का फायदा किसको? उद्धव बनाम राणे विवाद से महाराष्ट्र भाजपा की राजनीति में दिलचस्प मोड़। नारायण राणे भाजपा में फडणवीस चंद्रकांत पाटिल के बीच तीसरा कोण। पिछले ही महीने पीएम मोदी ने राणे को केंद्र सरकार में बनाया है मंत्री। जन आशीर्वाद यात्रा में राणे ने उद्धव पर किए जमकर हमले। अभी तक महाराष्ट्र की राजनीति में भाजपा का मतलब था फडणवीस।
प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल से भी ज्यादा मुखर थे देवेंद्र फडणवीस। अब नारायण राणे बन रहे महाराष्ट्र में पार्टी का चेहरा। राणे की गिरफ्तारी पर भी फडणवीस की टिप्पणी थी गोलमोल। अब सवाल है कि राजनीति में उद्धव बनाम राणे फैक्टर का फायदा किसको होगा। तो बेहद अहम ये सवाल है कि आखिर राजनीति में उद्धव बनाम राणे फैक्टर का फायदा किसको होगा, कौन होगा जो इन दोनों के इस फैक्टर का फायदा उठाएगा। तो फायदा किसको मिलेगा, ये तो अहम सवाल है ही। तो साथ ही उद्धव बनाम राणे विवाद से महाराष्ट्र भाजपा की राजनीति में दिलचस्प मोड़ भी सामने आया है। नारायण राणे भाजपा में फडणवीस चंद्रकांत पाटिल के बीच तीसरा कोण जो है वो नजर आ रहे हैं। पिछले ही महीने पीएम मोदी ने राणे को केंद्र सरकार में मंत्री बनाया है। जन आशीर्वाद यात्रा में राणे ने उद्धव पर जमकर हमले किए। तो वहीं अभी तक महाराष्ट्र की राजनीति में भाजपा का मतलब था सिर्फ फडणवीस। प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल से भी ज्यादा मुखर थे देवेंद्र फडणवीस। अब नारायण राणे बन रहे महाराष्ट्र में पार्टी का चेहरा। राणे की गिरफ्तारी पर भी फडणवीस की टिप्पणी थी गोलमोल। अब सवाल है कि राजनीति में उद्धव बनाम राणे फैक्टर का फायदा किसको होगा, ये बेहद अहम सवाल है। बुलेट ट्रेन को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली से अहमदाबाद तक दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। प्रदेश के 74% हिस्से से और 7 जिलों से गुजरेगी ट्रेन। 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। दिल्ली से अहमदाबाद का 950 किलोमीटर का सफर पूरा होगा 3 घंटे में। प्रदेश में बहरोड, जयपुर, अजमेर, उदयपुर आदि में होंगे स्टेशन। प्रोजेक्ट के लिए केंद्र की हरी झंडी। अगले साल ट्रैक बिछाने का काम हो जाएगा शुरू। 5 से 6 साल में दौड़ने लगेगी ट्रेन। तो बेहद अहम खबर और आमजन से जुड़ी हुई ये खबर कि बुलेट ट्रेन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि दिल्ली से अहमदाबाद तक बुलेट ट्रेन जो है वो दौड़ेगी। प्रदेश के 74% हिस्से से और 7 जिलों से ये ट्रेन जो है वो गुजरेगी। 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन जो है वो दौड़ेगी। इसकी रफ्तार जो होगी वो होगी 350 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वहीं दिल्ली से अहमदाबाद का 950 किलोमीटर का जो सफर है वो पूरा होगा महज 3 घंटे में। तो इससे समझ आप पा रहे होंगे कि कितनी रफ्तार हमको मिलेगी। तो वहीं कितना सुगम पूरा ये यातायात होने वाला है। तो वहीं आपको बता दें, अगर बात की जाए प्रदेश की, तो प्रदेश में बहरोड, जयपुर, अजमेर, उदयपुर आदि में इसके स्टेशन होंगे। तो प्रदेश में बहरोड, जयपुर, अजमेर, उदयपुर आदि जो जिले हैं इनमें स्टेशन होंगे। तो वहीं प्रोजेक्ट के लिए केंद्र की हरी झंडी भी मिल चुकी है, यानी कि केंद्र की तरफ से इस प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल दिया जा चुका है। अगले साल ट्रैक बिछाने का काम जो है वो शुरू हो जाएगा। तो 5 से 6 साल में दौड़ने लगेगी ट्रेन। अगले साल ट्रैक बिछाने का काम शुरू हो जाएगा। तो वहीं 5 से 6 साल में इस रफ्तार से जिंदगी दौड़ेगी वो आपको बता रहे, क्योंकि 5 से 6 साल में ट्रेन जो है, बुलेट ट्रेन जो है वो दौड़ने लगेगी। राजस्थान कैडर के आईपीएस पंकज कुमार सिंह बने डीजी बीएसएफ। तो ये बेहद अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं और साथ ही खुशखबरी वाली खबर, क्योंकि अभी विशेष महानिदेशक हैं बीएसएफ के पंकज कुमार सिंह। 31 दिसंबर 2022 तक नियुक्ति उन्हें दी है। भारत सरकार ने जारी किए हैं आदेश। 31 अगस्त के बाद से मानी जाएगी नियुक्ति। राजस्थान कैडर के 1986 बैच के आईपीएस से पंकज कुमार सिंह, और ऐसे में लगातार जो मित्र हैं, शुभचिंतक जो हैं, वो उनको बधाई भी दे रहे हैं। तो वहीं राजस्थान कैडर के आईपीएस पंकज कुमार सिंह बने हैं डीजी बीएसएफ। तो बेहद अहम खबर इस वक्त। तो वहीं आपको बता दें कि अभी वो विशेष महानिदेशक है बीएसएफ में। तो वहीं 31 दिसंबर 2022 तक उनको नियुक्ति दी है। भारत सरकार ने जारी किए हैं आदेश। 31 अगस्त के बाद से मानी जाएगी उनकी नियुक्ति। राजस्थान कैडर के 1986 बैच के आईपीएस है पंकज कुमार सिंह। तो आपको बता दें कि राजस्थान कैडर के 1986 बैच के आईपीएस है पंकज कुमार सिंह। तो ऐसे में बेहद अहम ये पूरी खबर, क्योंकि राजस्थान कैडर के आईपीएस को डीजी बीएसएफ बनाया गया है। तो वहीं ये खबर भी सामने आ रही थी। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ से सामने आया कि उनके जो पिता हैं वो भी इस तरीके से कमान संभाल चुके हैं। तो ऐसे में अपने पिता की ही विरासत को वो आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं राजस्थान कैडर के आईपीएस पंकज कुमार सिंह। तो वहीं डीजी बीएसएफ वो बने हैं। अभी विशेष महानिदेशक बीएसएफ है पंकज कुमार सिंह। 31 दिसंबर 2022 तक उनको नियुक्ति दी है। भारत सरकार ने आदेश जारी किए हैं। 31 अगस्त के बाद से उनकी जो नियुक्ति है वो मानी जाएगी। राजस्थान कैडर के 1986 बैच के आईपीएस है पंकज कुमार सिंह।
चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रशासन शहरों के संग अभियान की। तो बता दें कि प्रशासन शहरों के संग अभियान के पहले दिन बड़ी तैयारी, 1 लाख पट्टे जारी करने की बड़ी तैयारी की गई है। सरकार ने पहले दिन पट्टे बांटने के लक्ष्य जो हैं वो तय किए हैं। अभियान के पहले दिन 2 अक्टूबर के लिए संभागवार लक्ष्य तय किए गए हैं। जयपुर संभाग के निकाय 20,000, कोटा संभाग के 15,000, उदयपुर संभाग के 15,000, जोधपुर संभाग के 15,000 पट्टे बांटेंगे। अजमेर संभाग के 15,000, बीकानेर संभाग के 10,000 पट्टे बांटेंगे। भरतपुर संभाग के निकाय 10,000 पट्टे बांटेंगे। कार्य योजना तैयार करने की क्षेत्रीय उपनिदेशकों को जिम्मेदारी दी है। तो ऐसे में बेहद अहम खबर कि प्रशासन शहरों के संग अभियान के पहले दिन ही बड़ी तैयारी जो है वो दिखेगी। 1 लाख पट्टे जारी करने की बड़ी तैयारी है। सरकार ने पहले दिन पट्टे बांटने के लक्ष्य जो है वो तय किए हैं। अभियान के पहले दिन 2 अक्टूबर के लिए संभागवार लक्ष्य जो है वो तय किए गए हैं। जयपुर संभाग के निकाय 20,000, कोटा संभाग के निकाय 15,000, उदयपुर संभाग के निकाय 15,000, जोधपुर संभाग के निकाय 15,000 पट्टे बांटेंगे। अजमेर संभाग के निकाय 15,000 पट्टे बांटेंगे। तो वहीं बीकानेर संभाग के जो निकाय है वो भी 10,000 पट्टे बांटेंगे। भरतपुर संभाग के निकाय 10,000 पट्टे बांटेंगे। कार्य योजना तैयार करने की क्षेत्रीय उपनिदेशकों को जिम्मेदारी दी है। तो इसमें बेहद अहम जिम्मेदारी जो है वो दी गई है कार्य योजना तैयार करने की क्षेत्रीय उपनिदेशकों को। फर्स्ट इंडिया की खबर का असर, आखिर सौर ऊर्जा प्लांट निवेशकों की सरकार ने ली सुध। 25 से ज्यादा निवेशकों के साथ बुधवार को की बैठक। RRECL के CMD सुबोध अग्रवाल के साथ की बैठक। बाधाएं दूर करने के लिए 2 नोडल अधिकारियों की नियुक्ति। फर्स्ट इंडिया ने सौर ऊर्जा में निवेश खतरे में पड़ जाने का उठाया था मसला। सीएम के तुरंत दखल की बताई थी जरूरत। सीएमओ के निर्देश पर ही बुधवार को निवेशकों के साथ हुई बैठक। तो बेहद अहम ये बैठक रही और साफ तौर पर फर्स्ट इंडिया की खबर का असर ये बैठक बताती है। आपको बता दें कि आखिर सौर ऊर्जा प्लांट निवेशकों की सरकार ने सुध ली है। 25 से ज्यादा निवेशकों के साथ बुधवार को बैठक की है। RRECL के CMD सुबोध अग्रवाल के साथ ये बैठक की गई है। बाधाएं दूर करने के लिए 2 नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। जो बाधाएं आ रही थी, जो परेशानियां आ रही थी, दिक्कतें आ रही थी, उनको दूर करने के लिए 2 नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। फर्स्ट इंडिया ने सौर ऊर्जा में निवेश खतरे में पड़ जाने का मसला जो है, मामला जो है वो उठाया था। सीएम की तुरंत दखल की बताई थी जरूरत। तो ऐसे में सीएमओ के निर्देश पर ही बुधवार को निवेशकों के साथ ये बैठक हुई और बेहद अहम ये बैठक। पैसों का फ्री हेलमेट, जी हाँ, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि परिवहन विभाग ने हेलमेट फ्री देने का आदेश दिया था, लेकिन दोपहिया वाहन कंपनियों ने इसका तोड़ निकाला और कंपनियों ने वाहनों के दाम ही बढ़ा दिए। वाहनों के दामों में 1,000 रुपए की बढ़ोतरी की। हेलमेट के नाम पर पहले 75,000 में मिलने वाले वाहन अब मिल रहे हैं 76,000 रुपए में। तो साफ तौर से जिस तरीके से सरकार ने आदेश दिया कि वाहनों के साथ हेलमेट फ्री दिया जाए, तो ऐसे में जो कंपनियां हैं वो इसका तोड़ निकालती हुई नजर आई और उन्होंने दाम जो है व्हीकल्स के वो बढ़ा दिए और दूसरे एंगल से अब वो पैसे वसूलिए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि पैसों में आपको फ्री हेलमेट दिया जा रहा है, क्योंकि परिवहन विभाग ने हेलमेट फ्री देने का आदेश दिया था, लेकिन दोपहिया वाहन कंपनियों ने इसका तोड़ निकाला और कंपनियों ने वाहनों के दाम ही बढ़ा दिए। वाहनों के दामों में 1,000 रुपए की बढ़ोतरी की है। हेलमेट के नाम पर पहले 75,000 में मिलने वाले वाहन अब 76,000 रुपए में मिल रहे हैं। परिवहन निगम अब राजस्थान स्टेट रोडवेज। 57 साल बाद राजस्थान पथ परिवहन होगा राजस्थान स्टेट रोडवेज। 1964 से पहले तक प्रदेश की पब्लिक ट्रांसपोर्ट रहा स्टेट रोडवेज विभाग के अधीन। 1 अक्टूबर 1964 में स्टेट रोडवेज से छीना था विभाग का दर्जा। उसके बाद इसे शामिल कर दिया गया था बोर्ड की श्रेणी में। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने विभाग बनाने के लिए दी सैद्धांतिक अनुमति। विभाग बनने से मिलेंगी यात्रियों को सुविधाएं, कर्मचारियों को वेतन। वर्तमान में रोडवेज का घाटा है करीब 5,000 करोड़ रुपए। तो वर्तमान में रोडवेज का घाटा जो है करीब 5,000 करोड़ रुपए। तो ऐसे में ये बेहद अहम फैसला लिया गया है। तो आपको बता दें कि परिवहन निगम अब राजस्थान स्टेट रोडवेज है। 57 साल बाद राजस्थान पथ परिवहन होगा राजस्थान
स्टेट रोडवेज, तो ये बेहद अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि 1964 से पहले तक प्रदेश की पब्लिक ट्रांसपोर्ट रहा स्टेट रोडवेज विभाग के अधीन। 1 अक्टूबर 1964 में स्टेट रोडवेज से छीना था विभाग का दर्जा, उसके बाद इसे शामिल कर दिया गया था बोर्ड की श्रेणी में। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने विभाग बनाने के लिए दी सैद्धांतिक अनुमति। तो परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने विभाग बनाने के लिए सैद्धांतिक अनुमति दी है। विभाग बनने से मिलेगी यात्रियों को सुविधाएं, तो वहीं कर्मचारियों को वेतन भी मिलेगा। वर्तमान में रोडवेज का जो घाटा है वो करीब 5,000 करोड़ रुपए है। प्रदेश में 1 सितंबर से खुलेंगे स्कूल। 9वीं से 12वीं तक के लिए सरकारी निजी स्कूल खुलेंगे। शिक्षा विभाग ने स्कूल खोलने के लिए एसओपी जो है वो जारी की है। 9वीं से 11वीं के छात्र सुबह 7:30 बजे से आएंगे स्कूल, जबकि 10वीं और 12वीं के छात्रों को बुलाया सुबह 8 बजे से। मानसिक स्वास्थ्य के लिए कक्षा में कराई जा सकती है कुछ योग क्रियाएं भी। हालांकि प्रार्थना सभा, सामूहिक खेल आयोजनों पर रहेगी रोक। विद्यार्थियों की उपस्थिति नहीं रहेगी बाध्यकारी। हालांकि अभिभावकों की स्वीकृति के बाद ही आ सकेंगे स्कूल। तो बेहद अहम ये पूरी खबर, क्योंकि लगातार ये मांग भी की जा रही थी कि अब स्कूल खुलने चाहिए। तो ऐसे में प्रदेश में 1 सितंबर से स्कूल खुलेंगे। कोरोना के आंकड़े जैसे जैसे कम होते जा रहे हैं, रियायतें बढ़ाई जा रही है, छूट ज्यादा दी जा रही है। तो ऐसे में अब स्कूल जो है वो भी खुलने जा रहे हैं। 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के लिए सरकारी निजी स्कूल जो है वो खुलेंगे। शिक्षा विभाग ने स्कूल खोलने के लिए एसओपी जारी की है। 9वीं से 11वीं के जो छात्र हैं उनको सुबह बुलाया जाएगा। तो वहीं जो दूसरा टाइम टेबल है वो भी डिसाइड किया गया है, ताकि जो बाकी क्लासेस हैं जिनको आना है वो किस टाइम पे आए। तो आपको बता दें कि 9वीं और 11वीं के जो बच्चे हैं वो 7:30 बजे से स्कूल आएंगे। तो वहीं 10वीं और 12वीं के छात्रों को सुबह 8 बजे से बुलाया गया है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए कक्षा में कराई जा सकती है कुछ योग क्रियाएं भी। हालांकि प्रार्थना सभा, सामूहिक खेल आयोजनों पर रोक रहेगी। विद्यार्थियों की उपस्थिति नहीं रहेगी बाध्यकारी, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रेजेंट रहने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। हालांकि अभिभावकों की स्वीकृति के बाद ही आ सकेंगे स्कूल, यानी कि अभिभावक जो है, पेरेंट्स जो है, उनकी स्वीकृति के बाद ही जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल आ सकेंगे। और इसमें उनके ऊपर कोई प्रेशर या बाउंडेशन नहीं लगाई जाएगी कि उनको स्कूल आना ही है। अब और ज्यादा आयुष्मान, पीएम जन आरोग्य का दायरा और बढ़ाने की तैयारी। फिलहाल इस योजना के तहत 55 करोड़ लोगों को मिल रहा लाभ। लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए राशन कार्ड से जोड़ने पर विचार। इस कदम से लाभार्थियों की ट्रैकिंग भी होगी संभव। इस पर राज्य और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की हो चुकी है बैठकें। योजना की तीसरी वर्षगांठ 23 सितंबर 2021 को हो जाएगी घोषणा। तो बेहद अहम खबर इस वक्त, क्योंकि अब और ज्यादा आयुष्मान की बात की जा रही है, क्योंकि पीएम जन आरोग्य का दायरा और बढ़ाने की तैयारी की गई है। फिलहाल इस योजना के तहत 55 करोड़ लोगों को मिल रहा था इसका लाभ। लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए राशन कार्ड से जोड़ने पर विचार किया जा रहा है। तो वहीं इस कदम से लाभार्थियों की ट्रैकिंग भी संभव होगी। इस पर राज्यों और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की बैठकें जो है वो हो चुकी है। योजना की तीसरी वर्षगांठ 23 सितंबर 2021 को हो जाएगी घोषणा। तो ऐसे में योजना की तीसरी वर्षगांठ जो है 23 सितंबर 2021 को घोषणा हो जाएगी। तो बेहद अहम ये पूरी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और स्वास्थ्य से जुड़ी ये खबर, अब और ज्यादा आयुष्मान की बात की जा रही है, क्योंकि पीएम जन आरोग्य का दायरा और बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल इस योजना के तहत 55 करोड़ लोगों को मिल रहा है लाभ। लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए राशन कार्ड से जोड़ने पर विचार किया जा रहा है। इस कदम से लाभार्थियों की ट्रैकिंग भी होगी संभव। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही, और खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।